कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले दाऊ डोमेन का सबसे पावरफुल स्टेचर जिसका नाम हेवनली पर्ल था वो गलती से रिवर्स डस्ट रेल में गिर गया, लेकिन उस समय उसे सीतोनान ने पा लिया था जो कि जोगी गंडम का सबसे ताकतवर मेंबर था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पर्ल की मदद से NCN टीम मोटर में जाया जा सकता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं 3 मास्टर एक साथ मिलकर सीतोनान के साथ में फाइट कर रहे थे क्योंकि वो उसके साथ में हेवनली पर्ल को हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन असल में सीतोनान भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो अकेले ही उनको बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा होता है। तभी इनमें से एक मास्टर सीतोनान से कहने लगता है तुम यहाँ पर मुझे दे दो, लेकिन असल में सीतोनान को ये पर्ल देने के लिए रेडी नहीं था। फिर वो उनसे कहता है तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो सबसे पहले इसके लिए मुझे हराना होगा। तब इसकी ऐसी बातें सुनकर वो मास्टर उससे कहता है शायद तुम्हें अपने पावर का ज्यादा ही घमंड हो गया है। और अब इसी तरह से तीनों मास्टर एक साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इसके लिए उन्होंने अपने जॉइंट बॉडी को भी एक्टिवेट करने लग था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीतोनान उनके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावरफुल स्वॉर्ड का यूज करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से भी मास्टर को अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, की वजह से सीतोनान उस पर उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस बार वो उनके अटैक में थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन इस बात से सीतोनान भी उनके ऊपर गुस्सा हो गया होता है और वो फिर कहने लगता है कि मैं तो जोगी गंडम का सबसे बेस्ट मास्टर हूँ, जबकि तुम आउटर बेल के तीनों लोग मुझे एक साथ में मिलकर हराना चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चीज पूरी तरह से गलत है? तो अब इस पर इनमें से दूसरी मास्टर कहती है कि तुम ये हेवनली पर्ल हमें दे दो और इसके बाद फिर हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीतोनान उनको हेवनली पर्ल देने से इनकार कर देता है और वो फिर से उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उनका सामना करने के लिए अपने मास्टर स्पीड पाइप फेनिक्स को भी बाहर निकाल लिया होता है। इसे देख वो सभी लोग अपने मास्टर मार्शल स्पीड को बाहर निकाल लगे थे और इसी तरह से भी उसका यूज करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फिर से उनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी, लेकिन क्योंकि सीतोनान अकेले ही उनके साथ में फाइट कर रहा था इसकी वजह से वो ज्यादा देर के लिए उनका सामना नहीं कर पाता और आखिरकार वो दोनों इस तरह से उसे हरा देते हैं। लेकिन अब इसके साथ में तीनों मास्टर तुरंत अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, क्योंकि वो सभी धीरे धीरे सीतोनान को मार देना चाहते थे। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतोनान को उसका कोई चिंता यानी कोई पछतावा नहीं होता और तभी अचानक से वो डेथ फिंगर की पावर का यूज कर लेता है, क्योंकि जब इस तरह से वो अपने बॉडी को सेक्रीफाइस कर देना चाहता था वो किसी भी कीमत पर उसे हेवनली पर्ल को उनके हाथ नहीं देना चाहता था। जब उसे ऐसा करते हुए देख वो तीनों मास्टर भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वो इस हेवनली पर्ल को लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगे थे। लेकिन अब सीतोनान की बॉडी पर्ल के अंदर अब्सॉर्ब होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, की वजह से वो तीनों मास्टर भी अब उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सीतोनान प्रॉमिस करता है कि किसी न किसी दिन वो फिर से उनके सामने जरूर आएगा और फिर उसके बाद वो उनसे अपना बदला जरूर लेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के बारे में कोई बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन असल में उसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे और इसीलिए भी इमोर्टल कार बनाकर किसी तरह से अपना घर चलाया करते थे। लेकिन तभी उसी वक्त उनके घर पर कोई आदमी आ जाता है क्योंकि लीन के पेरेंट्स ने उनसे कर्जा लिया था और इसीलिए वो इस मंथ का अपना इंटरेस्ट लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एग्जाम की जमा किए हुए पैसे को लेकर जाने लगे थे, जिसे देख लीन के फादर उनके सामने ऐसा न करने की रिक्वेस्ट करने लगे थे क्योंकि उन्होंने इन पैसों को लीन के एग्जाम के लिए किसी तरह से जमा किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो उनकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और वो इसके अलावा वो उनके साथ में मिसबिहेव भी करने लगे थे। तभी वो आदमी लीन से कहता है कि अगर तुम क्लाइंट के कर्ज को नहीं चुका सकते तो फिर इसके बाद तुम किसी फ्यूचर के बारे में कैसे बात कर सकते हो। अब ऐसी बातें करने के बाद वो आदमी यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी लीन की मदर उसे कहने लगते हैं कि प्लीज तुम हमारे साथ में ऐसा न करो क्योंकि इसकी वजह से हमारे बेटे एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और इसी तरह से उसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर लीन अपने पेरेंट्स से कहता है कि ये आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको किसी के सामने घुटने टेकते हुए नहीं देखना चाहता। तब इस पर वो आदमी उनसे कहता है कि तुम अगले मंथ का इंटरेस्ट भी रेडी रखना और फिर वो लीन के फादर को धक्का देकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन के फादर इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर भी कहने लगते हैं कि पहले तो हमारे वांग पिंगी ने भी हमारे साथ में बुरा किया था और इसके अलावा अब तुम हमें से कर्ज के चक्कर में भी फंस गए हैं। तभी लीन की मदर रोते हुए उसे कहने लगते हैं कि अगले साल तुम कंट्री एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन आखिरकार अब हम भी इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे और इसीलिए तुम हमें इसके लिए माफ कर देना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन के फोर्थ अंकल यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख लीन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए
है। तब इस पर फोर्थ अंकल कहता है कि मैं इस बार यहाँ पर किसी जरूरी काम से आया हूँ, और इसके बाद वो उनसे बताता है कि हमारा द्रवा किंगडम ने हेंग्यू सेक्टर में मीटर में एक न्यू डिसेबल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए फोर्थ अंकल चाहते हैं कि लीन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उनके वांग पिंग के पास भी 3 क्वोटा है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लीन पेरेंट्स काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि मोटर्स कल्टीवेटिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, कि वो लोग इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसकी वजह से अपने बेटे लीन को वहाँ पर जाते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मैं फिर से किसी तरह अपने बेटे के लिए पैसे को जमा करेंगे, ताकि वो अगले साल के पहले कंट्री गेम के अंदर पार्टिसिपेट करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गया था, और इसलिए वो अपने पेरेंट्स से कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई इस तरह से बोली करे, और इसके अलावा मैं आपको इतना ज्यादा मेहनत करते हुए भी नहीं देखना चाहता, और इसीलिए मैं इमोर्टल में एंटर करने के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। और अगर मैं एक बार वहाँ का डिसिपल बन गया तो फिर इसके बाद कोई भी आपको बोली करने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि फोर्थ अंकल भी लीन के फादर से उसके लिए मान जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद लीन भी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपको नाराज नहीं होने दूंगा, और मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आखिरकार लीन के फादर भी इसके लिए मान गए थे, और वो लीन को लेकर वो वांग फिंगी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ में रास्ते में उसे कहते हैं कि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर से मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो लीन से कहते हैं कि तुम इनके किसी भी बात को सीरियसली मत लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपने पेरेंट्स के साथ वांग फिंगली में आ गया था, जहाँ पर वांग हाउ उसे देखते ही काफी खुश हो जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर वांग यू को भी देखते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। तभी कुछ देर के बाद उनको लेने के लिए एजी मोटर भी यहाँ पर आ जाता है, जो वांग यू को देखते ही कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही टैलेंटेड लग रहे हो, और मुझे लगता है कि इसीलिए अंकल डाउस इन्हें तुम्हें फेवर किया था। जिसके बाद अपने तारीफ सुनकर वांग यू उससे थैंक यू कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसी मोटर ने अपने और भी 3 शॉट को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वो इसी की मदद से फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी लीन उसे कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल भी उसके बात मानने के लिए रेडी हो जाता है, और वो फिर लीन अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के लिए उनके पास आता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि इस स्टाइल के लिए वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इसी के साथ वो उनसे कहता है कि ये आप अपना भी ख्याल रखना। इस पर लीन के मदर उनसे कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर सिलेक्ट हो पाए कोई बात नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम तुरंत हमारे पास में आ जाना। तब इस पर लीन अपने मदर से कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता न कीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी मोटर के साथ में फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने लगा था। अब इसी तरह से वो तीनों फ्लाई करते हुए हेंग्यो सेक्टर की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पर रास्ते में उनको बहुत सारी अमेजिंग चीजें नजर आती है। और फिर आखिरकार कुछ देर के बाद वो भी हेंगी सेक्टर में आ गए थे। लेकिन असल में इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं। तभी कुछ देर में यहाँ के सेक्टी लीडर भी हेंगी सेक्टर में आ गए थे। लेकिन असल में इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं। तभी कुछ देर में यहाँ के सेक्टी लीडर भी अपने कुछ एल्डर के साथ यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख सभी लड़के उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद सेक्ट लीडर उनसे कहते हैं कि मेरे हेंगियो सेक्टर के द्वारा डिक्लेयर को सिलेक्टर करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ट्रिक है, और इसीलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम में से बहुत कम लोग इसके लिए सिलेक्ट हो पाएंगे, और फिर इसी तरह से भी मेरे हेंगियो सेक्ट डिसेबल बन जाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो उनसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा स्पिरिचुअल रूटी टेस्ट होगा, क्योंकि ये मोटर्स को कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ टैलेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके साथ वाले दोनों एल्डर सभी का टेस्ट लेने लगे थे। इसके दौरान भी बारी बारी से उनके ऊपर पावर का यूज कर रहे होते हैं, और इसी तरह से भी वो इनके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं काफी टाइम तक भी इसमें से कोई इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके बाद इसके लिए वांग्यू की बारी आती है। तब इसके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम वांग्यू जिसके बारे में ब्रदर डाउज इन्हें मेंशन किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग्यू इस तरह से उसके लिए क्वालिफाई हो गया था, और फिर उसके बाद इस टेस्ट के लिए वांग हाउ की बारी आती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग हाउ अचानक से इलार की तारीफ करने लगा था, जिसे देख वो इंडर भी उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट लगते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग हाउ उसे 300 साल पुराना गेनी ड्रलम एडम देता है, और फिर कहता है कि मैं तो इसे स्पेशली आपके लिए ही लाया हूँ। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वांग हाउ इस एल्डर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो एल्डर उसे भी क्वालिफाई कर देता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद लीन के टेस्ट की भी बारी आती है, इसकी वजह से वो भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इस बात से काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सेक्ट लीडर उसे कहता है कि स्पेशल रूट का पहला एटम, जिसके बारे में सुनते ही लीन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ, और इसीलिए वो लोग किसी दूसरे तरीके से उनका
टेस्ट लेंगे। तभी स्ट्रक्चर लीडर भी कहते हैं कि मोटर्स को कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल रूट तो जरूरी है ही, लेकिन अगर किसी के अंदर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा लगन है वो भी इसके लिए जरूरी क्वालिफाई हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर शिफ्ट लीडर उनको यहाँ पर एक लीडर दिखाते हैं जो कि कोई भी सेनेस्टेड होने से पहले लीडर के तौर पर पहुंच जाएगा, वो इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर जो भी इसे सेनेस्टेड होने से पहले कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसे इसमें फेल माना जाएगा। इसी के साथ वो उनसे बताते हैं कि इसी दौरान में तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंज आएंगे, इसीलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम वहाँ से आगे नहीं जा पाओगे तो फिर इसके बाद तुम वहाँ पर मदद के लिए आवाज लगा देना और फिर इसके बाद हमारे लोग तुम्हें वहाँ से बचा लेंगे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि इनका यह टेस्ट भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके बाद सभी लोग तुरंत उसके ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो गए थे। वही दूसरी तरफ लीन सोचता है कि ये मेरे लिए आखिरी चांस है और इसलिए वो इसी तरह किसी भी कीमत पर कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी बाकी लोगों के साथ में यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से एक लड़का उसे नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़के के सामने आग आ गया था और वो इसमें बुरी तरह से फंस गया होता है। लेकिन अब उनको बचाने के लिए एमटोल भी यहाँ पर आ गए थे और इसीलिए जो कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था वो लोग उनको बचाकर यहाँ से नीचे ले जा रहे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ के ऊपर अचानक से पानी गिर रहा था, कुछ लड़कों को अचानक से बिजली की झटके लगने लगे थे जिसकी वजह से वो लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन बुरी तरह से जख्मी होता है, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ से आगे बढ़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और तभी अचानक से वो एक ऐसी जगह पर गिर जाता है जहाँ पर उसके चारों तरफ का जगह लावा से ही भरा हुआ होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो इतने खतरनाक लावा होने के बाद भी इसमें आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब इसकी वजह से इसमें इसकी हालत बुरी तरह से खराब होने लगी थी, इसकी वजह से वो ज्यादा समय के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और फिर अचानक से वो इसके अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसमें उसने हार नहीं माना था और वो किसी तरह से उसके किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी इसके अलावा बॉडी से अपने आप ही गायब हो गए थे और इसके साथ वो लेटर भी अब उसके सामने बिल्कुल होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लीन जैसे ही यहाँ से दौड़ते हुए आगे जाता है उसे पता चलता है कि वहाँ पहुँचने के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है और अब इसके बारे में सोचकर वो काफी उदास हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर इमोर्टल बनने का जुनून भरा हुआ होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उनमें किसी तरह से कामयाब जरूर होगा और फिर इसी के बारे में सोचकर वो जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाता है उसे पता चलता है कि यहाँ पर नीचे तो एक इंडिविजुअल सपोर्ट बना हुआ है, इसका यूज करके वो आगे की तरफ जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए लेटर की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक दीवार भी आ जाती है जिसकी वजह से अब वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर ऐलान होता है कि टाइम भी अब खत्म हो गया और इसलिए तुम्हारी सारी कोशिशें उसी के सामने बेकार हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बात को सुनकर लीन वहाँ से कुछ पीछे आ जाता है, लेकिन फिर अचानक से वो उसे तोड़ने की कोशिश करना चाहता था जिसकी वजह से वो इस दीवार से टकराकर यहाँ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो असल में उस जगह पर गिरा होता है जहाँ पर आज से 1000 साल पहले वो हिवल्ली परल भी गिरा था। तो अभी उसकी कुछ देर बाद लीन को भी होश आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो हिवल्ली परल से निकल रही पावर उसकी इंजरी को हील कर रही है और अब इसके साथ उसे याद भी आ जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे। लेकिन अभी इसके साथ वो इस परल को देख पूरी तरह से हैरान भी होता है और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये चीज है क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे जैसे ही टच करता है अब अचानक से वो परल बहुत से वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाती है। उसके बाद इस बात से लीन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन अभी इसके साथ हम देखते हैं कि परल ने उसे अपने अंदर भी खींच लिया था और अब इस बात से लीन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन तभी अचानक से सीतू का सोच उसके सामने आ जाता है जो उसे देख कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ गए और अब ऐसा लगता है कि मेरे आजाद होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो आगे कहता है कि मेरे बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन मेरा सोल स्पेस के अंदर 1000 सालों से कैद हो गया था और इसीलिए फाइनली अब मेरे आजाद होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। फिर इतनी बात कहने के बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी तरह से उसने लीन के सोल के बॉडी के बाहर निकाल दिया था, लेकिन असल में वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और लीन के सोल फिर से उसकी बॉडी के अंदर जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सीतू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और वो फिर से उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो लीन से कहता है मैं तो 1000 साल से यहाँ पर वेट कर रहा था, लेकिन आखिरकार मेरी मुलाकात तुम्हारे जैसे मोटल से हुई जो कि असल
असल में मेरे किसी काम का नहीं। लेकिन अब आखिरकार वो भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था और वो फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार हेवनली परल ने उसे चूज क्यों किया, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत ही खराब है। लेकिन फिर इसी साथ वो सोचता है कि क्या उसके पास मुझे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए एबिलिटी है। इसके बाद वो कहने लगता है कि शायद सुजाको स्टार को पहले बहुत ही डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तभी लीन उसको कहता है कि मैं यहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए आया हूँ और इसीलिए आप मुझे प्रैक्टिस करने में मदद क्यों नहीं करते। तो इस पर सी तो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन तो बहुत ही बेकार है। तब इस पर लीन उसे कहता है कि भले ही मेरा जन्म ऑर्डिनरी इंसान की जैसा हुआ, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं तो अपने पूरी लाइफ में ऐसे ही ऑर्डिनरी रहूंगा। लेकिन इसके बाद अभी हम देखते हैं कि सी तो उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो तुरंत वहाँ से बाहर भी निकाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे खोजने के लिए तो उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए थे और फिर उसके कुछ देर के बाद उसकी मुलाकात अपने पेरेंट्स से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे देख काफी इमोशनल हो गए थे। तभी सीनियर सुनलियन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जुनून के देखा और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने हैंग्यू सेक्टर के रजिस्टर्ड डिसेबल को रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लीन पहले तो उदास हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो सीनियर सुन के साथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिंग यहाँ से वापस सेक्टर में ले जाने लगा था, लेकिन अब इस बात से लीन के पेरेंट्स भी काफी उदास हो गए थे और वही लीन भी अपने पेरेंट्स से अलग होते हुए काफी उदास होता है। लेकिन इसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि वो पावरफुल जरूर बनेगा। अब इसके कुछ देर के बाद जिंग से अपने साथ में लेकर सेक्टर के अंदर आ गया था, जहाँ पर वो उसे बताता है कि डिसेबल के ड्रेस का कलर उनके लेबर्स के बारे में बताता है, जिसमें के सबसे हाई लेवल वाले रेड कलर वाले और फिर उसके बाद रेड कलर और येलो कलर वाले होते हैं। तो इस पर लीन उनसे पूछता है कि ग्रे कलर वाले किस लेवल वाले होते हैं। इस पर जिंग उसे बताता है कि वो केवल रजिस्टर किए हुए डिसेबल होते हैं, जिनको इंक्लूड नहीं किया गया होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ सीनियर न्यू भी यहाँ पर आ जाता है। जो जिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन हम देखते हैं कि जिंग उसे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। अब इसके तुरंत बाद लीन यहाँ पर अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके साथ वाली बाकी डिसेबल खेलने में बिजी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर सोने के लिए जगह खोजने लगा था। इस पर जिंग लियो उसे कहता है कि तुम यहीं पर आराम से सो सकते हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियो यू उनको कल का काम करने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी अपने हिसाब से उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं और आखिर में जो कार्ड बचता है उसे लीन ले लेता है। लेकिन असल में यहाँ का रूल था, अगर वो लोग 7 दिन के अंदर उसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर सिख लीडर उनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तब इस बार लियो उससे पूछता है कि अगर मैंने इस काम को कंप्लीट कर दिया तो क्या इसके बाद आप हमें प्रैक्टिस करने सिखाएंगे। लेकिन अभी इसकी ऐसी बातें सुनकर बाकी सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर लियो बिन उसको सोने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। तब रात के समय जिंग लीन से पूछता है कि कोई भी रेड कलर वाले मिशन को क्यों नहीं ले रहा था और क्या सच में पानी को ढूंढना इतना ज्यादा कठिन है। तब इस पर जिंग उससे कहता है कि कल तुम्हें खुद इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लीन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आ गया था। यहाँ पर देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और उसको नदी से पानी लाकर उनको भरना था। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे किसी भी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी तरह से उस मिशन को भी कंप्लीट करना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नदी से पानी लाकर उस कंटेनर के अंदर डालने लगा था, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो इसमें किसी भी कंटेनर को भरने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इसके बाद भी वो कहने लगता है कि अभी तो मेरे पास में 6 दिन बचे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी तरह से कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इतनी देर तक पानी धोने की वजह से उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और अभी इसी वजह से और ज्यादा पानी नहीं डूब पाता। लेकिन तभी इसी बीच इस परल के बारे में याद आता है जिसने उसकी इंजरी को पूरी तरह से हेबल कर दिया था। अब इसी बारे में सोचकर वो उसे फिर से यूज करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने परल वाटर के अंदर डाल दिया था और फिर वो जैसे ही उसके पानी के अंदर अपना हाथ डुबोता है तब उसकी पावर की वजह से उसकी इंजरी पूरी तरह से हिल हो जाती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसके पानी को पीने भी लगता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तभी रात के समय हम देखते हैं कि कोई मिस्टर आदमी लियो से मिलने के लिए आया होता है, जो उसे कहता है कि वैसे तो हमारे हिंग्यू सेक्टर डिसेबल का लेवल इतना हाई नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं पूरे लिंगसान और माउंटेन के अंदर घूमते रहते हैं, इसलिए अगर उनको कोई अजीब सा ट्रेजर मिल जाए तब उसके बारे में तुम मुझे जरूर बताना। अब इस पर लियो उसे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये अगर उनको कोई भी ट्रेजर मिलता है तो मैं आपको इसके बारे में जरूर
बताऊंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो भी बहुत सारे ओस के बूंदों को कलेक्ट करने में लगा हुआ था, कि उसका मानना था कि ये तो वाटर के एसेंस है और इसीलिए वो इसे एक बार परल के साथ में यूज करके देखना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने परल को ओस के बूंदों के अंदर डाल दिया था, जिसे पीने के बाद उसे पता चलता है कि इसका असर तो पहले से काफी अच्छा हो गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीतू भी उसकी सारी हरकतों को देख रहा होता है और उसे देख वो कहता है कि उसके पास में तो सच में दिमाग है, क्योंकि इस तरह से उसने हेवनली परल के वाटर एटरी बोर्ड को अपग्रेड कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियन उसकी मदद से और भी तेजी से काम करने लगा था और इसी तरह से वो केवल 4 दिनों के अंदर सारे कंटेनर को भर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लियो भी उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और वो हैरान होता है कि इससे तो मिशन की दी हुई की 4 दिन हुआ है, लेकिन आखिरकार उसके बाद भी उसने इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे कर लिया। अब इसकी वजह से वो समझ जाता है कि लियन के पास में जरूर कोई चीज है और इसी वजह से इसके बारे में पता लगाने के लिए उसे पकड़ लेता है और वो फिर उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने पास में कौन सा ट्रेजर छुपाया है, इसके बारे में तुम मुझे जल्दी से बता दो। लेकिन हम देखते हैं कि लियन इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसीलिए वो उसे कहता है कि आखिर आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसकी ऐसी बातें सुनकर लियो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसके साथ हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ज्यादा पिटने भी लगा था और फिर उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी ट्रेजर को चुराने की कोशिश की तब उसके बाद तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे ऐसी हालत में देख सीतू उसी के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने उसके साथ में पैक बैग क्यों नहीं किया। तब इस पर लीन उनसे कहता है कि मैंने उसके हर एक हिसाब को लिख कर रखा हुआ था और इसलिए जैसे ही मैं किसी दिन ही मोटर बन जाऊंगा तब उसके बाद में मैं उनसे अपनी सारी बातों का बदला जरूर लूंगा। लेकिन अब इस पर सीतू उनसे कहता है कि मैंने इसके लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता और इसीलिए मैं तुम्हें आज से ही प्रैक्टिस करने के बारे में सिखाना चाहता हूँ। तब उसकी ऐसी बातें सुनकर लीन थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। इस पर सीतू उससे पूछता है कि तुम किस लिए हंस रहे हो। लेकिन इस पर लीन उनसे कहता है कि कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सीनियर मुझे कुछ नहीं सिखाएंगे और वो मेरी जगह पर किसी और को चूज कर लेंगे। तब इस पर सीतू उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन असल में तुम्हें खुद हेवनली परल चूज किया है और इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट को मजबूत बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब तो आसमान भी पहले से ब्राइट हो गया है और इसलिए मुझे ये लगता है कि अब तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ वो उसे कहता है कि हेंग्यू सेक्टर का स्पिरिचुअल इंजरी भी भले ही कम है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने के लिए उससे अच्छा और कोई नहीं है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम समय निकाल कर उसकी बूंदों को भी कलेक्ट करते रहना और कोशिश करो कि तुम जल्दी से जल्दी हेवनली परल को अपग्रेड कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि लीन उसके सेतु थैंक यू कहता है और अभी इसी के साथ वो बहुत सारे ओस के बूंदों को कलेक्ट करने भी लगा था। इसकी मदद से वो धीरे धीरे हेवनली परल को अपग्रेड भी करने लगा था और आखिरकार वो कुछ समय के बाद उसे बहुत सी तेजी से अपग्रेड करने लगा था। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सीतू लीन को कल्टीवेशन के बारे में सिखाने लगा था, जहाँ पर वो उसे बताता है कि कंडेंसेशन कल्टीवेशन की पहली स्टेप है। फिर इसी तरह से उसके बाद फाउंडेशन को बिल्ड करना, इसके बाद जायडान, फिर इसी तरह से नेक्स्ट सोल ट्रांसफर इनटू गॉड और फिर इसके बाद चेंज आता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो इसे सबसे पहले केको कैंडल्स के बारे में सिखाने लगा था और लिन भी धीरे धीरे उसे सीखने में कामयाब होने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच प्रैक्टिस करने समय उसे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, जिस पर सीतू उसे अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि परल के बाहर 1 घंटे का समय उसके अंदर के 10 घंटे के समय बराबर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर तू बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि वैसे भी कि तुम्हारे पास में मोटर बोर्ड है जिससे कि ज्यादा टाइम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 लड़कों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वन डाउन सेक्टर के साथ में उनका एक्स कॉन्फ्रेंस होने वाला है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसके लिए एल्डर सून यहाँ पर आया था। फिर लियो सबसे कहता है कि कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाला है, इसीलिए एल्डर सून तुम में से किसी को चूज करेंगे और फिर उसी तरह से जो भी इसमें सेलेक्ट होगा वो उसके बाद से यूरो डिसेबल का प्रमोट हो जाएगा। तब उसके बारे में सुनकर वो सभी लोग उसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और वो एल्डर सून से भी कहने लगते हैं कि आप हमें चूज कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से लीन पूरी तरह से शांत था और एल्डर सून भी उसे नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद एल्डर सून उसे कहता है कि भले ही तुम्हारे पास में टैलेंट की कमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा लगन है और इसीलिए क्या तुम मेरा रिसीवर बनोगे। इसी के बारे में सुनकर लीन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी इससे काफी परेशान हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि इसने लीन को ही क्यों चूज किया, क्योंकि इसके पास में तो नहीं तो इतना ज्यादा टैलेंट है और इसके अलावा वो हर बार हमसे पीछे रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इल्डर सून का रिसीवर बनने के लिए रेडी हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इल्डर सून उसे अपने पास से एक स्टोरेज बैग और कुछ एक्सेल देता है, क्योंकि यह चीज असल में यहाँ पर डिसेबल को रिक्रूट करने का ट्रेडिशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने भी इसके दिए हुए लेक्चर को खा लिया था और अब इसी तरह से वो एल्डर सून का डिसेबल बन गया होता है। लेकिन इसके अलावा वो सीतू के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से
प्रैक्टिस करने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया होता है। और इसके अलावा उसने केवल इतने ही समय में ग्रेविटी आर्ट को भी मास्टर कर लिया था। तब इस पर सीतू उसे कहता है कि तुम इसके बारे में मुझसे बात करना चाहते हो, जबकि मैं तो यहाँ पर इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम तो अभी केवल कैंडेसून के फर्स्ट लेवल में आए हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतू लीन के प्रोग्रेस से इम्प्रेस हो गया होता है और फिर कहता है कि जब भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन फिर से यहाँ पर अपने ग्रेविटी आर्ट को प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन सीतू उसे बहुत ही आसानी से बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन का लेव के साथ में बस हो गया था, क्योंकि वो ली के दिए हुए मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसे कहता है कि मैं तो इतने सालों से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी आप मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना चाहते हैं। तब इस पर न्यू से कहता है तुम मिशन को कंप्लीट कर पाए थे और इसी वजह से मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब जी इस पर गुस्से में उसे कहता है कि कुछ दिन पहले जाम्बा पोको ने आपको एक ही मोटर्स दिया था और इसीलिए मैं अब इसके बारे में सिर्फ लीडर को बता दूंगा। लेकिन अब इसकी ये बात सुनते ही लियो उसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी और को पता चले। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इसके बारे में सेक्टर लीडर को बता पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने खंजर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं लीन यहाँ पर आ गया होता है, जिसने अपने ग्रेविटी आर्ट से पत्थर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करके रोक दिया था। और अब इसके अलावा वो लियो के साथ में फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा भी हो जाता है। तो अब ये देख लियो उसे कहता है कि तुमने ग्रेविटी आर्ट को सीख लिया। अब इसके साथ हम देखते हैं कि लियो लीन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अटैक करना चाहता था। लेकिन असल में लीन पहले से काफी ताकतवर हो गया था, जिसकी वजह से लियो अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं कर पाता और वो लियो के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। अब इसी वजह से लियो काफी कोशिश करने के बाद भी लीन का कुछ नहीं कर पाता, जबकि लीन अचानक से अपनी ज्यादा पावर का यूज करके उसे जख्मी कर देता है। इसी के साथ वो लियो उसे कहता है कि अगर आप कोई भी किसी को गोली करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो अपने ऊपर ज्यादा पावर का यूज करने लगा था। इसका यूज करके उसने लियो के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया होता है। लियो अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंग ने अचानक से पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो उसके ऊपर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। इसलिए लीन भी इसी बात से काफी हैरान हो गया होता है और फिर उसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर देना, ताकि आपको इसका अगला एपिसोड भी आसानी से मिल जाए।